हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परम है और आपका आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम संदीप गर्ग चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग के सेक्शंस 6.4 और 6.5 को कवर करेंगे, जिसमें हम सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन और उसके फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में इस चैप्टर के सेक्शंस 6.1, 6.2 और 6.3 को स्टडी किया था। मेरे सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अब इस डेफिनेशन में एपेक्स का मतलब हुआ सुप्रीम, यानी कि टॉप मोस्ट, यानी कि सेंट्रल बैंक एक इकोनॉमी का टॉप मोस्ट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है। अब ऐसी इंस्टीट्यूशन जो एक कंट्री की बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट और डायरेक्ट करे, उसे हम उस कंट्री का सेंट्रल बैंक कहते हैं। यहाँ बैंकिंग स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि एक इकोनॉमी में जितने भी प्रकार के बैंक्स होते हैं, अब भले ही वो कमर्शियल बैंक्स हों या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हों या फिर डेवलपमेंट बैंक्स इत्यादि हों, इन सभी को उस कंट्री का सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है। इस डेफिनेशन में मॉनेटरी स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि एक इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई होती है, उसे भी उस कंट्री का सेंट्रल बैंक कंट्रोल और रेगुलेट करता है। हम ये दोनों पॉइंट्स थोड़ी देर में डिटेल में समझेंगे जब हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को स्टडी करेंगे। अब सभी फाइनेंशियली डेवलप्ड कंट्रीज के पास उनका सेंट्रल बैंक होता है। हर एक कंट्री में इसका अलग अलग नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन में सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है। इसी तरह अमेरिका में सेंट्रल बैंक को फेडरल रिजर्व्स कहा जाता है और इंडिया में हम इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई कहते हैं। ये 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर, और इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद इसे 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज कर दिया गया था। आइए अब हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को समझते हैं। इसे हम इंडिया के सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब सेंट्रल बैंक के 5 मेन फंक्शंस होते हैं: करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, controller of money supply and credit, and custodian of foreign exchange reserves। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। इससे शॉर्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। आइए इन सभी फंक्शंस को एक एक करके समझते हैं। अब सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन है कि वो पेपर करेंसी की प्रिंटिंग की सोल अथॉरिटी होता है। Central Bank has the sole authority for issue of currency in the country. In India, Reserve Bank of India has the sole authority of issuing paper currency notes, except 1 rupee notes and coins, which are issued by Ministry of Finance. The 1 rupee note bears the signature of Finance Secretary, while other currency notes bear the signature of Governor of RBI. अब सेंट्रल बैंक का पहला फंक्शन है कि वो पेपर करेंसी की प्रिंटिंग की सोल अथॉरिटी होता है। इस फंक्शन को हम इसका बैंक ऑफ इशू फंक्शन भी कहते हैं। अब इंडिया में आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी सभी डिनोमिनेशंस की पेपर करेंसी को प्रिंट करने का एक्सक्लूसिव राइट रखता है। अगर आप 1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी किसी भी नोट को देखें तो उस पे उस वक्त के आरबीआई गवर्नर के साइन होंगे। वैसे आजकल यानी कि 2021 में आरबीआई गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांता दास। ये नाम आप याद रखें क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब जो 1 रुपए का नोट होता है उस पे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होते हैं, क्योंकि ये नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट होती है वो प्रिंट करती है। और जितने भी कॉइन्स होते हैं उन्हें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू मिंट करती है।
यानी कि आरबीआई 1 रुपए के नोट और कॉइन्स के अलावा बाकी सभी डिनोमिनेशन की करेंसी को प्रिंट करता है। अब इंडिया में आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पे करेंसी प्रिंट करता है। इस सिस्टम में आरबीआई को 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व्स मेंटेन करने पड़ते हैं गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बुलियंस, फॉरेन सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, जिनमें से 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। इस रिजर्व्स के अगेंस्ट आरबीआई जितनी मर्जी चाहे करेंसी प्रिंट कर सकता है। अब जितनी भी करेंसी आरबीआई प्रिंट करता है, ये सब उसकी मॉनेटरी लायबिलिटी होती है, जिसके अगेंस्ट वो ये मिनिमम रिजर्व्स मेंटेन करता है। अब हम जानते हैं कि आरबीआई जो करेंसी प्रोड्यूस करता है वो हाई पावर्ड मनी का हिस्सा होती है और ये लीगल टेंडर मनी भी होता है, यानी कि इसको लेने से इसका रिसीवर रिफ्यूज नहीं कर सकता है। अब आरबीआई को करेंसी प्रिंट करने की सोल अथॉरिटी बनाने के ये सब एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज है कि एक ही क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस के नोट प्रिंट होते हैं, जिससे पब्लिक में ये श्योरिटी होती है कि ये नोट्स जेन्युइन होते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि अब क्योंकि आरबीआई ही सिर्फ नोट को प्रिंट कर सकता है और क्योंकि वो इकॉनमी के सभी बैंक्स की लेंडिंग और डिपॉजिट पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, इसीलिए वो एक इकॉनमी में कितनी मनी सप्लाई होगी उसे भी इन्फ्लुएंस करता है। इस पॉइंट को हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब इसका तीसरा एडवांटेज ये है, क्योंकि सिर्फ एक अथॉरिटी ही नोट्स को प्रिंट कर सकती है, इसीलिए गवर्नमेंट को उस एक अथॉरिटी यानी कि आरबीआई को कंट्रोल और सुपरवाइज करने में आसानी होती है। अगला एडवांटेज ये है, अब क्योंकि आरबीआई बैंकिंग सिस्टम की सुप्रीम अथॉरिटी होती है, इसीलिए आम जनता को भी उसके ऑपरेटेड करेंसी सिस्टम पे भरोसा होता है। और फाइनली आरबीआई अपने दूसरे फंक्शंस जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के कस्टोडियन के रूप में या फिर कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के रूप में करेंसी की एक्सटर्नल और इंटरनल वैल्यू को स्टेबलाइज कर सकती है। अब इस पॉइंट का एक हिस्सा कि कैसे आरबीआई करेंसी की इंटरनल वैल्यू को स्टेबलाइज रखती है, हम थोड़ी देर में समझेंगे जब हम आरबीआई का चौथा फंक्शन यानी कि कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को पढ़ेंगे। अब आरबीआई करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को कैसे स्टेबलाइज रखता है, ये हम चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट में डिटेल में समझेंगे। अब आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक का दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो गवर्नमेंट का बैंकर होता है। The Reserve Bank of India acts as a banker, agent and a financial advisor to the central government and all the state governments except that of Jammu and Kashmir। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर होता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब ये लाइन संदीप गर्ग में गलत दे रखी है, ये मैं आरबीआई की वेबसाइट से कोट कर रहा हूं। रिजर्व बैंक इंडिया के सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का भी बैंकर होता है एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ सिक्किम। सिक्किम के लिए वो बस उस स्टेट का पब्लिक डेट ही मैनेज करता है। आइए अब इन तीनों फंक्शंस यानी कि बैंकर, एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर को समझते हैं। अब एज अ बैंकर रिजर्व बैंक गवर्नमेंट के सभी बैंकिंग बिजनेसेस को हैंडल करता है। गवर्नमेंट के जो करंट अकाउंट्स होते हैं वो रिजर्व बैंक के पास होते हैं। वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे रिसीट्स को एक्सेप्ट करता है और पेमेंट्स को करता है। इसके अलावा और जो बैंकिंग फंक्शंस होते हैं उन्हें भी वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है। अब जब कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में डेफिसिट होता है, यानी कि जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसकी एक्सपेंडिचर से कम हो जाता है, तब वो रिजर्व बैंक से मनी भी बोरो करती है टू मीट दिस डेफिसिट। हम बजट डेफिसिट के कंसेप्ट को यूनिट नंबर 4 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी में कवर करेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी आरबीआई से मनी बोरो करना होता है तो वो उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिन्हें हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, बेचती हैं,
जिसके बदले में आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को न्यू करेंसी प्रिंट करके देता है। इस प्रोसेस को हम मॉनिटाइजिंग द गवर्नमेंट्स डेट या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं। अब एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के पब्लिक डेट को मैनेज करता है। अब ये पब्लिक डेट वो लोन्स इत्यादि होते हैं जिसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेती रहती है अपनी कंट्री में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। इसे वो देश के अंदर के फाइनेंशियल सोर्सेस से भी लेती है और एक्सटर्नल फाइनेंशियल सोर्सेस जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इत्यादि से भी लेती है। इस पब्लिक डेट को भी आरबीआई मैनेज करता है। आरबीआई की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे वो गवर्नमेंट को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिलवाए और कैसे इस लोन की रीपेमेंट स्मूथली हो सके। इसके साथ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को कैसे और डेवलप किया जाए, ये भी आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर सेंट्रल बैंक समय समय पर गवर्नमेंट को ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जैसे कि इन्फ्लेशन, वैल्यूएशन ऑफ रूपी इत्यादि मॉनेटरी और इकोनॉमिक मैटर्स पे एडवाइस देता रहता है। अब सेंट्रल बैंक का अगला फंक्शन है कि वो कमर्शियल बैंक्स का भी बैंक होता है और उनका सुपरवाइजर भी होता है। आइए पहले आरबीआई के सुपरवाइजरी फंक्शन को समझते हैं कि कैसे वो कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है टू इंश्योर कि सभी बैंक्स एज पर लॉ ऑपरेट करें। अब इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट करते हैं। इनकी सुपरविजन और रेगुलेशन की जिम्मेवारी आरबीआई की होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ साल पहले येस बैंक में कुछ क्राइसिस आया था जब उसके प्रमोटर्स ने कुछ फ्रॉड किया था। तब आरबीआई ने 15-20 दिनों के अंदर ही इस क्राइसिस को रिजॉल्व किया था, जहां पे इसके ओनरशिप पैटर्न और मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस करे गए थे, जिनका अल्टीमेट एम था कि एक एवरेज डिपॉजिटर को कोई नुकसान ना हो। इसी तरह न्यू बैंक्स की लाइसेंसिंग हो या एग्जिस्टिंग बैंक्स की ब्रांच एक्सपेंशन का कोई इशू हो, बैंक्स के मर्जर से रिलेटेड इश्यूज हो वगैरह वगैरह, ये सभी इश्यूज को आरबीआई हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कई सारे पब्लिक बैंक्स का मर्जर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ है। इसी तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एसोसिएट बैंक्स भी कुछ साल पहले स्टेट बैंक में मर्ज हुए हैं। अब ऐसे मर्जर्स को स्मूथली हैंडल करने की जिम्मेवारी रिजर्व बैंक की होती है। अब आरबीआई अपने अंडर सभी बैंक्स की पीरियोडिक इंस्पेक्शन करता है और उनसे रेगुलर रिटर्न्स फाइल करवाता है। अब जैसे कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को सर्विस देते हैं, उसी तरह आरबीआई भी कमर्शियल बैंक्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब एज अ बैंकर टू बैंक्स इन सर्विसेज को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। अब हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि कमर्शियल बैंक्स को अपने यहां हुए डिपॉजिट्स का कुछ परसेंट कैश रिजर्व्स के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। अब इस कैपेसिटी में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स का कस्टोडियन होता है। हाँ, इन रिजर्व्स के बदले सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को कोई इंटरेस्ट नहीं देता है। हम सीआरआर के कंसेप्ट को डिटेल में थोड़ी देर में समझेंगे। अब एज अ बैंकर टू बैंक्स आरबीआई की अगली सर्विस होती है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब जिस तरह एक आदमी को कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो वो बैंक से लोन लेता है, इसी तरह अगर किसी कमर्शियल बैंक को कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाए और वो किसी दूसरे सोर्स से फंड ना रेस कर पाए, तब आरबीआई उसका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है जिससे वो लोन ले सकता है। आरबीआई ऐसे बैंक्स को उनके पास रखी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज या बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करके लोन देता है। ऐसा करने से आरबीआई उस पर्टिकुलर बैंक को फेल होने से बचाता है और अल्टीमेटली उस बैंक के डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है।
अब एज बैंकर्स टू बैंक आरबीआई क्लियरिंग हाउस की भी फैसिलिटी बैंक्स को देता है। अब क्योंकि सभी कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व्स आरबीआई के पास होते हैं, इसीलिए वो इन बैंक्स को क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जहां वो इन सभी बैंक्स के एक दूसरे की तरफ होने वाले क्लेम्स को सेटल करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से पार्टी ए का एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है और उसको पार्टी बी, जिसका कनारा बैंक में अकाउंट है, उसने गुड्स की खरीद के बदले 50,000 रुपए के चेक से पेमेंट की। अब पार्टी ए इस चेक को अपने एचडीएफसी बैंक के अकाउंट में डालेगी और एचडीएफसी बैंक इस चेक को कनारा बैंक को प्रेजेंट करेगा, जो इस अमाउंट को पार्टी बी के अकाउंट से डेबिट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि कनारा बैंक ये 50,000 रुपए अपने बैंक से कैसे एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर करेगा। अब फिजिकली इन पैसों को मूव करने में तो बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट की बर्बादी होती है, क्योंकि डेली ऐसे चेक से लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो यहां पे आरबीआई सामने आता है। अब क्योंकि उसके पास एचडीएफसी बैंक और कनारा बैंक दोनों के कैश रिजर्व्स होंगे, तो वो 50,000 रुपए से कनारा बैंक को डेबिट करेगा और इतने अमाउंट से एचडीएफसी बैंक को क्रेडिट करेगा। ऐसा वो लाखों चेक सेटलमेंट्स जो हर रोज होती हैं, उन सभी के साथ करता है। हर दिन के एंड में जिन बैंक्स की अकाउंट्स में फाइनल सेटलमेंट होती है, सिर्फ उसी में कैश की फिजिकल मूवमेंट करने की जरूरत पड़ती है। इससे टाइम और एफर्ट्स दोनों की ही बचत होती है। अब सेंट्रल बैंक का अगला फंक्शन है कि वो देश की फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कहते हैं, उसका कस्टोडियन होता है। अब देश के पास जो फॉरेन रिजर्व्स और गोल्ड का स्टॉक होता है, वो आरबीआई की पोजीशन में होता है। देश के सिटीजन जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो सब आरबीआई के थ्रू होती है। भले ही वो गुड्स के एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन हो, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी में फीस को जमा करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट हो, या फिर फॉरेन वेकेशंस या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट हो। एज पर लॉ अगर किसी सिटीजन ने फॉरेन करेंसी रिसीव की है, तो उस व्यक्ति को उस फॉरेन करेंसी को आरबीआई में जमा करवाना होता है, जिसके बदले उसे रुपीस में पेमेंट मिलती है। और अगर किसी सिटीजन को फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर उसे वो करेंसी आरबीआई से लेने पड़ती है रुपीस के एक्सचेंज में। अब फॉरेन करेंसी का कस्टोडियन होने का एक पर्पस और भी होता है कि आरबीआई इससे रुपीस की एक्सटर्नल वैल्यू को कंट्रोल कर पाता है। इसे हम मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम कहते हैं, जिसमें आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज की सेल और परचेज से रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी रखता है। हम इस पॉइंट को डिटेल में चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट में पढ़ेंगे। अब ये सब करने के आरबीआई के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, रुपीस की एक्सटर्नल वैल्यू, यानी कि रुपी के बाकी सभी फॉरेन एक्सचेंज के साथ जो एक्सचेंज रेट होता है, उनमें स्टेबिलिटी लाना। और दूसरा, कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को स्टेबल रखना। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, इसे हम चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम सेंट्रल बैंक का लास्ट फंक्शन कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को भी समझते हैं। यह सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिससे पूरी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। अब हम जानते हैं कि मनी सप्लाई यानी कि M1 के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक और नेट डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स। अब हमने सेक्शन 6.3 में पढ़ा था कि कैसे कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट्स को क्रिएट करते हैं। अब आरबीआई मनी सप्लाई की इन दोनों कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, जिससे वो ये डिसाइड कर सकता है कि इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए। अब क्योंकि वो करेंसी को प्रिंट करने की सोल अथॉरिटी होता है, इसीलिए वो ये डिसाइड कर सकता है कि पब्लिक के हाथ में कितनी करेंसी होनी चाहिए और बैंक्स कितने डिमांड डिपॉजिट्स क्रिएट कर सकते हैं,
ये वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिसाइड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एन इकोनॉमी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। इट implies increase or decrease in the supply of money by regulating the creation of credit by the commercial banks. That is why monetary policy of the central bank is often known as credit control policy. अब आरबीआई के इस फंक्शन यानी कि कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट में हम ये समझेंगे कि कैसे वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू बैंक्स की क्रेडिट या मनी क्रिएशन कैपेसिटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है। अब सवाल ये बनता है कि आरबीआई को इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की क्यों जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर ये है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करके आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस को कंट्रोल करता है। और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कंट्रोल कर सके। अब हमने क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई के कंसेप्ट को पढ़ा है और हम ये भी जानते हैं कि जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है तो उस केस में गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे हम इस सिचुएशन को इन्फ्लेशन यानी महंगाई कहते हैं जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। अब महंगाई किसी भी इकॉनमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है क्योंकि इससे कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर और रियल इनकम में कमी आती है। गरीब और मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए कई सारी ज़रूरी गुड्स एंड सर्विसेज उनकी परचेजिंग पावर के बाहर चली जाती हैं जिससे उनके लिविंग स्टैंडर्ड में कमी आती है। अब गुड्स की डिमांड बढ़ने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि उन्हें लेने के लिए लोगों को बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। यानी कि अगर बैंक्स अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दें तो इससे लोन लेना महंगा हो जाएगा और जिससे गुड्स की डिमांड भी कम हो जाएगी और इससे इकॉनमी में इन्फ्लेशन में कमी आएगी। अब इससे उलट जब डिमांड ऑफ गुड्स उसकी सप्लाई से कम होती हैं तो गुड्स के प्राइसेस गिर जाते हैं जिसे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे डिफ्लेशन कहा जाता है। ये सिचुएशन तब आती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम हो जाती है। अब डिफ्लेशन की सिचुएशन भी इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि जब गुड्स के प्राइसेस गिरेंगे तो उसे बनाने वाले प्रोड्यूसर्स के टोटल रेवेन्यूज में भी गिरावट आएगी जिससे उन कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरीज में भी कटौती होगी। कई एम्प्लॉयज की जॉब्स भी चली जाएगी क्योंकि कंपनी को अपना खर्चा भी कंट्रोल में करना पड़ेगा। अब जब ऐसा होगा तो ये एम्प्लॉयज और कम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेंगे जिससे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से और ज्यादा कम हो जाएगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन और बदतर हो जाएगी। अब डिफ्लेशन की सिचुएशन तभी इंप्रूव होगी जब डिमांड इंक्रीज हो और ये तभी होगा जब बैंक्स अपने दिए जाने वाले लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करें जिससे से ज़्यादा लोग लोन ले सकें और उससे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकें जिससे इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट होगी। अब ये डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों ही अनवांटेड सिचुएशंस होती हैं जिन्हें गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों ही अवॉइड करना चाहते हैं। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से लड़ने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है फिस्कल पॉलिसी जिसे गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है। इस फिस्कल पॉलिसी से वो टैक्सेस और अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का दूसरा तरीका होता है मॉनेटरी पॉलिसी जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आरबीआई इंप्लीमेंट करता है। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से इकॉनमी में मनी सप्लाई की क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करके इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। इससे वो बैंक
बैंक्स की मनी क्रिएटिंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस भी करता है। यहां हम इसी मॉनेटरी पॉलिसी को स्टडी करेंगे कि कैसे उससे बैंक्स की मनी क्रिएटिंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी सिचुएशन कंट्रोल में आती हैं। अब इन्फ्लेशन के टाइम में आरबीआई मनी की सप्लाई को डिक्रीज करता है और डिफ्लेशन के टाइम में वो इसे इंक्रीज करता है। हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के कंसेप्ट्स को और आरबीआई के द्वारा लिए गए एक्शंस को डिटेल में चैप्टर 9 एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में पढ़ेंगे। यहां हम मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स को ब्रीफली समझ लेते हैं। अब हम रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू रिजर्व बैंक ये डिसाइड करता है कि इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए। ये क्वांटिटेटिव मेथड्स इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं जो बैंक से क्रेडिट लेते हैं, क्योंकि इन मेथड से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की लेंडिंग रेट्स यानी कि जिस रेट पे वो बोरोअर्स को लोन देते हैं उसको अफेक्ट करता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव मेथड्स जनरल इन नेचर होते हैं, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हम रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इन पांचों इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। अब जहां क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल जनरल मेथड्स होते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स जो बैंक क्रेडिट लेते हैं उन्हें अफेक्ट करते हैं, वहीं पे क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, क्योंकि ये उन्हीं सेक्टर्स को अफेक्ट करते हैं जिन्हें आरबीआई अफेक्ट करना चाहता है। इन मेथड्स के यूज से आरबीआई स्पेसिफिक सेक्टर्स में कितना बैंक क्रेडिट जाएगा उसे कंट्रोल कर सकता है। इसमें हम तीन मेथड्स को इंक्लूड करते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि ये जनरल इन नेचर होते हैं और पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। वहीं हम क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल को सिलेक्टिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। अब जहां क्वांटिटेटिव मेथड्स डिसाइड करते हैं कि इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई होगी, वहीं क्वालिटेटिव मेथड्स ये डिसाइड करते हैं कि किन किन सेक्टर्स में ये मनी सप्लाई जानी चाहिए। चलिए अब हम इन दोनों मेथड्स को डिटेल में समझते हैं। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। याद रखें कि इन मेथड से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की मनी क्रिएशन की कैपेसिटी को कंट्रोल करता है, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशंस में करेक्शन होती है। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेथड्स को समझेंगे जिनका असर पूरी इकोनॉमी में पड़ता है। इनमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है रीपरचेज रेट यानी कि रिपो रेट। Repo rate is the rate at which the central bank of a country, RBI in case of India, lends money to commercial banks to meet their short-term needs. The central bank advances loans against approved securities or eligible bills of exchange. अब कमर्शियल बैंक्स टाइम टू टाइम सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म लोन्स लेते रहते हैं। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन्स पे चार्ज करता है उसे हम रीपरचेज रेट यानी कि रिपो रेट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसे रीपरचेज रेट क्यों कहा जाता है। अब जिस तरह आम पब्लिक जब कोई लोन लेती है तो उसे बैंक के पास कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, इसी तरह जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं तो वो अपने पास रखे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को
कोलैटरल के रूप में आरबीआई के पास रखवाते हैं, इस शर्त पे कि वो लोन पीरियड के खत्म होने के बाद उन्हें वापस आरबीआई से खरीदेंगे, रीपरचेस रेट यानी कि रिपो रेट इंक्लूड करके। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में रिपो रेट है 4%। अब लेट से एक कमर्शियल बैंक आरबीआई से 100 करोड़ का लोन लेता है, तो इसके अगेंस्ट आरबीआई को वो कम से कम 100 करोड़ की अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बिल्स ऑफ एक्सचेंज कोलैटरल के रूप में देगा, इस कंडीशन पे कि लोन पीरियड की समाप्ति पे ये कमर्शियल बैंक इन सिक्योरिटीज को 100 करोड़ प्लस 4% रिपो रेट यानी कि 104 करोड़ में रीपरचेस करेगा। इस तरह ये कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक को 4 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट देगा। इस वजह से हम रिपो रेट को रीपरचेज रेट भी कहते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक इन लोन को लेने के बदले में अपनी सिक्योरिटीज जो वो कोलैटरल के रूप में आरबीआई को देता है, लोन पीरियड के खत्म होने पे उन्हें उनकी फेस वैल्यू प्लस रिपो रेट को इंक्लूड करके रीपरचेस करता है। अब इस रिपो रेट को कम करके या बढ़ा के रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकता है, जिसका असर इकोनॉमी में हो रहे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन पे पड़ता है। अब लेट से रिजर्व बैंक रिपो रेट को इंक्रीज करता है। ये रिजर्व बैंक तब करता है जब उसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है, यानी कि जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है, तब उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक रिपो रेट को इंक्रीज करता है। अब जब आरबीआई रिपो रेट को इंक्रीज करेगा और उसके बाद जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेंगे, तो अब उन्हें उस लोन के बदले में ज्यादा इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ेगा। इससे कमर्शियल बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी, यानी कि उनको ये लोन महंगा मिलेगा। अब जब वो इस पैसे को आगे आम पब्लिक को लोन के रूप में देंगे, तो ऑब्वियसली उन्हें भी अपने लेंडिंग रेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे ये लोन आम आदमी को भी महंगा पड़ेगा। अब जब कम लोग लोन लेंगे तो बैंक में डिपॉजिट्स भी कम होंगे, जिससे बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। अब क्योंकि महंगे लोन को कम लोग लेंगे, इससे उनकी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी कम हो जाएगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी और इससे इन्फ्लेशन काबू में आएगा। अब इसके उलट जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, तब यहाँ पे डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है। अब इस केस में आरबीआई रिपो रेट्स को डिक्रीज करेगा, जिससे कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। इससे उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी और इस इंटरेस्ट रेट के रिडक्शन का बेनिफिट कमर्शियल बैंक्स आगे पब्लिक को देंगे, जिससे आम पब्लिक को ये लोन सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। अब जब लोन लेना सस्ता होगा तो ज्यादा लोग उसे लेंगे, जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज की परचेस करेंगे। इससे ओवरऑल इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। आई होप आपको रिपो रेट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब रिजर्व बैंक का अगला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है रिवर्स रिपो रेट। ये बेसिकली रिपो रेट का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। अब जहां रिपो रेट पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं, वहीं रिवर्स रिपो रेट पे कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखे सरप्लस फंड को आरबीआई के पास डिपॉजिट करा सकते हैं। अब आज की डेट यानी कि सितंबर 2021 में रिवर्स रिपो रेट है 3.35%। ध्यान रहे यहाँ पे रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक से लोन नहीं ले रहा है। नॉर्मली रिजर्व बैंक रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट दोनों को एक साथ ही अनाउंस करता है। ये ऑप्शन कमर्शियल बैंक्स के पास हमेशा अवेलेबल होती है कि वो कभी भी अपने फंड्स को आरबीआई के पास डिपॉजिट करा सकते हैं और उस पर रिवर्स रिपो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अब जब आरबीआई को लगता है कि बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा मनी फ्लोट कर रहा है, तो वो रिवर्स रिपो रेट को इंक्रीज कर देता है। अब कमर्शियल बैंक्स हमेशा अपना डिपॉजिट आरबीआई को लेंड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि इसमें डिफॉल्ट होने के 0 चांसेस होते हैं।
अब रिवर्स रिपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करके भी आरबीआई कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकता है। अब जब आरबीआई रिवर्स रिपो रेट को इंक्रीज करेगा तो ज्यादा कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट कराएंगे, क्योंकि उन्हें इस डिपॉजिट पे अब ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। इससे उनके पास पब्लिक को लोन पे देने के लिए कम पैसा रह जाएगा, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। इससे इकॉनमी में मनी सप्लाई डिक्रीज होगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। इसके उलट जब आरबीआई रिवर्स रिपो रेट को डिक्रीज करेगा तो अब कम बैंक्स उसके पास अपना डिपॉजिट कराएंगे, क्योंकि अब उन्हें उस पर कम इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो ज्यादा पैसा पब्लिक को लोन के रूप में देंगे, जिससे बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी बढ़ेगी। अब जितना ज्यादा पब्लिक लोन लेगी उतना ही वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी करेगी, जिससे इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। रिजर्व बैंक का अगला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक रेट। बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया, lends money to commercial banks to meet their long term needs। अब जिस तरह जब कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म लोन लेना होता है तो उस पे वो आरबीआई को रिपो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, इसी तरह जब कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से लोन लेना होता है तो वो उस पे बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई को देते हैं, जो कि नॉर्मली रिपो रेट से ज्यादा होता है। अब आज की डेट यानी कि सितंबर 2021 में बैंक रेट है 4.25%। हम बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। अब जिस तरह कमर्शियल बैंक्स आम पब्लिक द्वारा दी गए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करते हैं, उसी तरह जब कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से लॉन्ग टर्म लोन लेना होता है तो वो अपने पास रखे डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आरबीआई को देते हैं, जो इन्हें फिर रीडिस्काउंट करता है और उन बिल्स की रिमेनिंग वैल्यू का पैसा कमर्शियल बैंक्स को दे देता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एचडीएफसी बैंक के पास 1000 करोड़ रुपए के बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्टॉक है, जिन्हें उसने डिस्काउंट किया है जब पब्लिक इनके पास इन्हें लेके गई थी। अब अगर एचडीएफसी बैंक को रिजर्व बैंक से लॉन्ग टर्म लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो ये 1000 करोड़ के बिल्स लेके उसके पास जाएगा। अब रिजर्व बैंक इन बिल्स को रीडिस्काउंट करेगा आज के बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि है 4.25%। तो आरबीआई 1000 करोड़ के बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले एचडीएफसी बैंक को 4.25% बैंक रेट काट के बाकी बचा पैसा यानी कि 957.50 करोड़ रुपीस दे देगा। इसीलिए हम बैंक रेट को डिस्काउंट रेट या फिर रीडिस्काउंट रेट भी कहते हैं। अब जिस तरह आरबीआई रिपो रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करके बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक वैसे ही वो बैंक रेट को भी इंक्रीज या डिक्रीज करके कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। अब जब आरबीआई को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो तो वो बैंक रेट को इंक्रीज करेगा, जिससे जब कमर्शियल बैंक्स उसके पास अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराने जाएंगे तो उन्हें उसके बदले कम पैसा मिलेगा, यानी कि कमर्शियल बैंक्स के लिए लोन महंगा हो जाएगा। अब इसका असर उनके लेंडिंग रेट्स पे भी पड़ेगा, जिस पे वो पब्लिक को लोन देंगी। अब ऑब्वियसली अगर उनका बोरोइंग रेट महंगा हुआ है तो उनका लेंडिंग रेट भी अब ज्यादा हो जाएगा, जिससे ये लोन अब पब्लिक को भी महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा और इससे कम लोग ही अब उसे ले पाएंगे। अब जब कम लोग लोन लेंगे तो कमर्शियल बैंक्स कम क्रेडिट यानी कि मनी को क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि उनके डिपॉजिट्स भी कम हो जाएंगे। और जितना लोन पब्लिक कम लेगी उतने कम ही वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगी, जिससे इकॉनमी की एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल हो पाएगा। इसके ठीक उलट जब आरबीआई बैंक रेट्स को डिक्रीज करता है तो अब जब कमर्शियल बैंक्स अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को उसके यहाँ डिस्काउंट कराएंगे
तो उन्हें उसके बदले ज्यादा पैसा मिलेगा, जिससे उनका लोन सस्ता हो जाएगा। अब उन्हें जब सस्ता लोन मिलेगा तो वो अपने लेंडिंग रेट्स को भी कम करेंगे, जिससे पब्लिक को भी लोन सस्ता मिलेगा। इससे और ज्यादा लोग लोन ले पाएंगे, जिससे बैंक के डिपॉजिट्स भी बढ़ेंगे और वो और ज्यादा मनी क्रिएट कर पाएंगे। अब जब ज्यादा लोग लोन लेंगे तो वो उस लोन को गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पे स्पेंड करेंगे, जिससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। दोस्तों, अब तक हमने क्वांटिटेटिव मेथड्स के 3 इंस्ट्रूमेंट्स को समझा है, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट और बैंक रेट्स। इन तीनों रेट्स के बढ़ने का एक ही रिजल्ट होता है कि बैंक अब कम क्रेडिट क्रिएट कर पाता है, जिससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है और इन्फ्लेशन पे काबू पाया जाता है। और जब इन तीनों रेट्स को कम किया जाता है तब बैंक ज्यादा क्रेडिट यानी कि मनी क्रिएट कर पाते हैं। इससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है और इकोनॉमी में आई डिफ्लेशन पे कंट्रोल पाया जाता है। अब अगला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस refers to buying and selling of government securities by the central bank from or to public and commercial banks। यानी कि आरबीआई जब अपने पास रखी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स को बेचती है या फिर उनसे ये सिक्योरिटीज खरीदती है, तो उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आरबीआई इसे पब्लिक को बेच रहा है या बैंक्स को, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इसे पब्लिक भी खरीदेगा तो वो इसकी पेमेंट कैश में नहीं बल्कि अपने बैंक अकाउंट से चेक या डिमांड ड्राफ्ट या अकाउंट ट्रांसफर के रूप में ही करेगी। अब आप यहां पे ये समझिए कि ये ट्रेजरी बिल्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं। अब हमने आरबीआई के बैंकर टू गवर्नमेंट फंक्शन में ये पढ़ा था कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रेवेन्यूज उसके एक्सपेंडिचर से कम होते हैं तब उसका बजट डेफिसिट में चला जाता है, और इस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को पूरा करने के लिए वो आरबीआई से लोन लेता है और इसके बदले उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देता है, इस कंडीशन पे कि वो इन सिक्योरिटीज को एक फिक्स पीरियड के बाद वापस खरीद लेगी। अब ये फिक्स पीरियड 1 साल से कम भी होता है और 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। अब जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ड्यूरेशन 1 साल से कम होती है उन्हें हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, और जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की रीपेमेंट 1 साल से ज्यादा की ड्यूरेशन की होती है उन्हें हम बॉन्ड्स कहते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी पेमेंट में डिफॉल्ट नहीं करती है। अब आरबीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स को बेचता है या फिर उनसे इन्हें खरीदता है। अब जब वो इन्हें बेचता है तो फिर वो मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसे सक कर लेता है, क्योंकि बैंक्स और पब्लिक अपना पैसा इन सिक्योरिटीज को खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई की कटौती हो जाती है और बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जाता है। और जब आरबीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पब्लिक और बैंक से खरीदता है तो तब वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई की इन्फ्यूजन करता है। पब्लिक और बैंक्स के पास पैसा आ जाता है, जिससे बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है और वो और ज्यादा मनी क्रिएट कर पाते हैं। लोगों के पास भी पैसा आ जाता है, जिससे वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज कर पाते हैं, जिससे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है और डिफ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल में किया जाता है। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन की सक्सेस इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला, देयर शुड एग्जिस्ट अ वेल डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मार्केट, यानी कि इकोनॉमी में एक ऑर्गेनाइज सिक्योरिटीज की मार्केट होनी चाहिए जिनमें इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जा सके। अगले 2 पॉइंट्स हैं, द रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक शुड बी अफेक्टेड विद द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। द सेंट्रल बैंक शुड होल्ड एडवोकेट सिक्योरिटीज टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास इतनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का स्टॉक होना चाहिए
जिसकी सेल और परचेज से वो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को या तो कम कर सके या बढ़ा सके, जिससे वो इकोनॉमी में ओवरऑल मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सके। और फाइनली लास्ट पॉइंट है कि देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस इन द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की वैल्यू स्टेबल होनी चाहिए, उसमें फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, ताकि जो आरबीआई का एम हो इन सिक्योरिटीज की सेल या परचेज का, वो उसे आसानी से पूरा कर सके। दोस्तों, क्वांटिटेटिव मेथड का लास्ट इंस्ट्रूमेंट होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जिसे हम वेरिएबल रेशियो भी कहते हैं। हमने इसे ब्रीफली सेक्शन 6.3 में पढ़ा था, जब हमने लीगल रिजर्व रेशियो के कंसेप्ट को पढ़ा था कि कैसे बैंक्स को लीगली अपने यहाँ पे हुए डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा रिजर्व्स के रूप में रखना होता है। अब बैंक्स को ये रिजर्व्स दो किस्मों में रखने होते हैं, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR। अब इससे पहले हम इन दोनों टर्म्स को डिटेल में समझें, अगर आप इन दोनों की डेफिनेशंस को देखें तो इन दोनों में नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का मेंशन है। पहले आप इसे समझें, फिर हम इन दोनों टर्म्स को समझेंगे। अब हम जानते हैं कि कमर्शियल बैंक्स में डिपॉजिट या तो डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में होते हैं या फिर टर्म या टाइम डिपॉजिट्स के रूप में। और क्योंकि हम मनी सप्लाई में सिर्फ पब्लिक द्वारा किए गए डिमांड और टाइम डिपॉजिट को ही कंसिडर करते हैं, तो इन्हें हम नेट डिमांड डिपॉजिट और नेट टाइम डिपॉजिट कहते हैं। अब पब्लिक जो बैंक में डिपॉजिट्स करती है, वो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, पर वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोरोइंग्स यानी कि उनकी लायबिलिटीज होती हैं। इसलिए हम इन्हें बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। पहला है कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक। यानी कि बैंक्स के यहां होने वाले नेट डिमांड डिपॉजिट्स और नेट टाइम डिपॉजिट्स का वो मिनिमम परसेंटेज जो उन्हें आरबीआई के पास कैश रिजर्व्स के रूप में रखना होता है, उसे हम कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR कहते हैं। आज की डेट में आरबीआई ने CRR 4% फिक्स कर रखा है, यानी कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपने यहाँ हुए टोटल नेट टाइम और डिमांड डिपॉजिट्स का 4% कैश रिजर्व्स के रूप में आरबीआई के पास रखना कंपलसरी होता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट से आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब अगर आरबीआई CRR के रेशियो को इंक्रीज करता है, तो बैंक को अपने यहाँ हुए टोटल नेट डिपॉजिट्स का ज्यादा हिस्सा उसके पास रिजर्व्स के रूप में रखना होगा, यानी कि उनके पास अब कम डिपॉजिट्स बचेंगे जिनसे वो क्रेडिट क्रिएट कर सकेंगे। इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के हाथों में कम पैसा आएगा, वो कम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकेंगे, जिससे इकोनॉमी की टोटल डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया जा सकेगा। इसके उलट अगर रिजर्व बैंक CRR को कम कर देता है, तो फिर कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा डिपॉजिट्स बचेंगे, जिससे वो ज्यादा मनी क्रिएट कर सकेंगे। इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे वो ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज कर पाएंगे, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। अब दूसरा लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होती है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज which commercial banks are required to maintain with themselves. SLR is maintained in form of designated liquid assets such as excess reserves, unencumbered government and approved securities और current account balances with other banks. यानी कि बैंक्स के यहाँ हुए नेट डिमांड डिपॉजिट और नेट टाइम डिपॉजिट का वो मिनिमम परसेंटेज
जो बैंक्स को अपने यहाँ पे रिजर्व्स के रूप में रखना होता है उसे हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR कहते हैं। अब SLR को बैंक्स लिक्विड एसेट्स जैसे कैश, गोल्ड, अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और अदर अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखता है। यहाँ अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज का मतलब हुआ वो सिक्योरिटीज जो किसी लोन के अगेंस्ट कोलैटरल के रूप में ना रखी गई हो, यानी कि इन सिक्योरिटी के अगेंस्ट बैंक ने कोई लोन ना ले रखा हो। यहाँ अप्रूव्ड सिक्योरिटीज का मतलब हुआ वो सिक्योरिटीज जिसकी रीपेमेंट की गारंटी गवर्नमेंट देती है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स इत्यादि। ये सब रिक्वायरमेंट इसलिए ज़रूरी होती है कि कभी भी अगर बैंक में कोई लिक्विडिटी क्राइसिस हो तो बैंक इन सिक्योरिटीज को लिक्विड एसेट यानी कि कैश में कन्वर्ट करके उस क्राइसिस से बच सकता है। आज की डेट यानी कि सितंबर 2021 में SLR का रेट है 18%, यानी कि बैंक को अपने यहाँ हुए नेट डिमांड और टाइम डिपॉजिट का 18% इन लिक्विड एसेट्स में रखना कंपलसरी होता है। अब यहाँ आप एक बात को समझें, कमर्शियल बैंक्स जो अपने डिपॉजिट्स का हिस्सा CRR के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखते हैं, उन पे उन्हें रिजर्व बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है। पर कमर्शियल बैंक्स जो अपने डिपॉजिट्स का हिस्सा SLR के रूप में रखते हैं, अनइनकम्बर्ड गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज के रूप में, उस पे वो इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अब RBI SLR के द्वारा भी बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अब अगर RBI SLR का रेट बढ़ा देता है तो बैंक्स को अब ज़्यादा डिपॉजिट्स अपने पास रखने होंगे लिक्विड एसेट्स के रूप में, जिससे उनके पास लोन देने के लिए कम डिपॉजिट्स बचेंगे और इससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी। इससे पब्लिक के पास कम पैसा आएगा, जिसकी वजह से वो कम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद पाएंगे। इससे एग्रीगेट डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगी। इसके उलट अगर RBI SLR के रेट कम कर देता है तो बैंक्स को अब कम डिपॉजिट्स रखने होंगे लिक्विड एसेट्स के रूप में और उनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा जिसे वो लोन्स के रूप में पब्लिक को दे सकेंगे। इससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी और पब्लिक के हाथों में भी ज़्यादा पैसा आएगा, जिससे वो और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पाएंगे और इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। अब अगर हम CRR और SLR के परसेंटेजेस को जोड़ें तो बैंक को अपने यहाँ होने वाले हर 100 रुपए के डिपॉजिट में से 4 रुपए कैश रिजर्व्स के रूप में RBI के पास जमा करवाने होते हैं और 18 रुपए लिक्विड एसेट्स के रिजर्व्स के रूप में अपने यहाँ पे रखने होते हैं। वो बाकी बचे 78 रुपीज को ही लोन के रूप में पब्लिक को दे सकते हैं और उससे मनी यानी कि क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने RBI के क्वांटिटेटिव मेथड्स को स्टडी कर लिया है। आइए इस टेबल से हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के इंस्ट्रूमेंट्स को समराइज कर लेते हैं। अब अगर RBI को बैंक द्वारा मनी क्रिएशन को कम करना होता है तो वो रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट, CRR और SLR को इंक्रीज करेगा। साथ में वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, जिससे वो इकॉनमी से मनी सप्लाई को सक कर सकता है। इन सभी मेजर्स से बैंक की मनी क्रिएशन कैपेसिटी कम होती है और इन्फ्लेशन काबू में आती है। और अगर RBI को बैंक्स द्वारा मनी क्रिएशन को बढ़ाना हो तो फिर वो इन सभी रेशियोज को कम करेगा, जिससे इकॉनमी में पैसा रिलीज होगा। साथ में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा और उसके बदले बैंक्स और पब्लिक को पैसा देगा, जिससे उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। इससे इकॉनमी में एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। चलिए दोस्तों, अब हम क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल को भी समझ लेते हैं। अब जहां क्वांटिटेटिव मेथड्स जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, उनसे RBI इकॉनमी में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए उसे कंट्रोल करता है। क्वालिटेटिव मेथड से वो ये डिसाइड करता है कि किन किन सेक्टर्स में मनी सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए
और किन सेक्टर्स में कम। अब इसके 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मॉरल सुएशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। सबसे पहले हम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोअर अगेंस्ट द लोन। अब अगर आपके किसी जानकार ने कभी किसी बैंक से लोन लिया होगा तो बैंक हमेशा लोन को देने से पहले कोलैटरल सिक्योरिटी मांगता है और फिर उस सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू का एक पर्टिकुलर परसेंट बोरोअर को लोन के रूप में देता है। अब सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू और दिए गए लोन की वैल्यू के बीच के डिफरेंस को मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट से एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो बैंक उसे ये लोन देने के लिए उससे सिक्योरिटी मांगेगा। ये सिक्योरिटी बैंक इसीलिए मांगता है कि कल को अगर ये व्यक्ति अपना लोन देने में डिफॉल्ट करता है तो बैंक इस सिक्योरिटी को मार्केट में बेच के अपना पैसा वसूल कर सकता है। अब लेट से इस व्यक्ति ने अपनी वाइफ या मदर की गोल्ड ज्वेलरी सिक्योरिटी के रूप में बैंक को दी, जिसकी आज की डेट की मार्केट वैल्यू भी 10 लाख रुपए है। अब क्या बैंक इस सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू का 100% लोन के रूप में इस व्यक्ति को देगा? तो इसका आंसर है नो। बैंक आरबीआई के सेट किए गए पैरामीटर्स के हिसाब से इस व्यक्ति को उसके द्वारा दी गई सिक्योरिटी, जिसे हम कोलैटरल भी कहते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू का एक पर्टिकुलर परसेंट तक लोन के रूप में देगा। लेट से बैंक इस व्यक्ति की सिक्योरिटी के मार्केट वैल्यू का 80% तक का अमाउंट यानी कि 8 लाख रुपए लोन के रूप में देता है। तो यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट हुआ 20%। अब बैंक ये 20% का बफर अपने पास इसीलिए रखेगा कि कल को अगर इस सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू 20% तक भी गिर जाए, अगर गोल्ड की प्राइसेस कम हो जाएं, तो तब भी बैंक सेफ होगा अगर आगे चल के ये व्यक्ति रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर देता है तो। अब ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के पैरामीटर्स आरबीआई सेट करता है और वो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बोरोअर्स के लिए डिफरेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट करता है, भले ही सभी बोरोअर्स एक किस्म की सिक्योरिटी बैंक को ऑफर करें। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई फार्मर्स के लिए लोअर मार्जिन रिक्वायरमेंट सेट करेगा as compared to a borrower like a construction company, भले ही ये दोनों बोरोअर्स अपना अपना लैंड सिक्योरिटी के रूप में बैंक को देना चाहें। लेट से ये दोनों बोरोअर्स 50 लाख रुपए की जमीन सिक्योरिटी के रूप में देते हैं। अब यहाँ आरबीआई फार्मिंग सेक्टर में लेंडिंग को प्रमोट करने के लिए फार्मर को उसकी जमीन का 90% तक लोन ऑफर करने की परमिशन बैंक को दे सकता है और कंस्ट्रक्शन कंपनी को उसकी जमीन का सिर्फ 75% ही लोन देने की परमिशन दे सकता है। तो यहाँ फार्मर के केस में आरबीआई ने 10% मार्जिन रिक्वायरमेंट रखी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में 25%। इससे आरबीआई एग्रीकल्चरल सेक्टर में मनी सप्लाई को इनकरेज करेगा एज कंपेयर टू रियल एस्टेट सेक्टर। इसीलिए हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्वालिटेटिव मेजर कहते हैं, क्योंकि इसे आरबीआई सेक्टर स्पेसिफिक रख सकता है। अब अगर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करता है तो इससे कमर्शियल बैंक्स बोरोअर्स को अब कम लोन दे सकेंगे, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी कम होगी और ओवरऑल इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कम होगी। इससे कम लोग लोन ले सकेंगे और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी कम होगी, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड गिरेगी और इन्फ्लेशन काबू में आएगी। और अगर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को डिक्रीज करता है तो अब इससे कमर्शियल बैंक्स बोरोअर्स को ज्यादा पैसा लोन के रूप में ऑफर कर सकते हैं, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी और इकोनॉमी में ज्यादा मनी सप्लाई होगी। इससे ज्यादा लोग लोन ले सकेंगे और उतने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। इससे ओवरऑल इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। आई होप आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वालिटेटिव मेजर है मॉरल सुएशन।
This is a combination of persuasion and pressure that central bank applies on other banks in order to get them to act in a manner in line with its policy. अब RBI बैंकिंग सिस्टम की एपेक्स बॉडी होती है, इसीलिए अगर वो कोई पॉलिसी बनाए और उसे कोई बैंक फॉलो ना करे तब RBI परसुएशन और प्रेशर से यानी कि कैरेट और स्टिक पॉलिसी से उस बैंक को अपनी पॉलिसी को फॉलो करने के लिए बाध्य कर सकती है। अब ये मॉरल सुएशन डिस्कशन लेटर्स स्पीचेस के रूप में दी जाती है। आरबीआई बैंक्स को टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी स्टैंड समझाता है और उन्हें उसे फॉलो करने की हिदायत देता है। अब जनरली आरबीआई बैंक्स को कन्विंस करने में सक्सेसफुल होता है क्योंकि बैंक जानते हैं कि आरबीआई उनका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी होता है। जब कभी उन्हें इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता होगी तो आरबीआई ही उन्हें इस मुश्किल टाइम पे मदद करेगा। इससे ये कहावत भी साबित होती है कि अगर तालाब में रहना है तो मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं रख सकते हैं। आरबीआई बैंकिंग सिस्टम का बिग बॉस होता है और कोई भी कमर्शियल बैंक उसकी पॉलिसी के विरुद्ध नहीं जा सकता है। अब क्वालिटेटिव मेथड का लास्ट इंस्ट्रूमेंट होता है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। अंडर सिलेक्टिव कंट्रोल्स द आरबीआई गिव्स डायरेक्शन टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पसेस टू पर्टिकुलर सेक्टर्स। यानी कि आरबीआई टाइम टू टाइम बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि किस सेक्टर को किस पर्पस के लिए लोन दिया जाए या फिर नहीं। अब ये सिलेक्टिव अप्रोच पॉजिटिव वे में भी हो सकती है और नेगेटिव वे में भी। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई बैंक्स को कह सकता है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे एमएसएमई सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर्स, एक्सपोर्ट सेक्टर्स, इनमें ज़्यादा लोन दिया जाए क्योंकि इन सेक्टर से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या फिर ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलने की गुंजाइश होती है। अब आजकल आरबीआई बैंक्स को उन सेक्टर्स में प्रायोरिटी लेंडिंग देने को कह रहा है जो कोरोना की वैक्सीन्स, मास्क, पीपी किट्स इत्यादि बना रहे हैं। अब ये तो पॉजिटिव वे में सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को यूज करने का एग्जाम्पल था। अब अगर आरबीआई कुछ सेक्टर्स में बैंक को लोन देने से मना करता है तो फिर ये नेगेटिव वे का एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई बैंक्स को उन पर्टिकुलर ट्रेडर्स को लोन देने से मना कर सकता है जो एसेंशियल गुड्स जैसे आटा, चावल, राइस, पल्सेस, शुगर इत्यादि की स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग करते हैं या उनकी होर्डिंग करते हैं, जिनसे इन आइटम्स की मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट होती है और इन आइटम्स का प्राइस शूट अप कर जाता है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। इसी तरह आरबीआई डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज के लिए क्रेडिट कोटास फिक्स करता है। बैंक लोन देते वक्त इन कोटास को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। अब इन कोटास के लगाने से बैंक कम लोन दे पाते हैं जिनसे उनकी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम हो जाती है और इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई डिक्रीज होती है जिससे इन्फ्लेशन काबू में आता है। इसके अगेंस्ट जब आरबीआई इन क्रेडिट कोटास को खत्म करता है तो अब बैंक ज्यादा लोन दे सकते हैं जिनसे उनकी क्रेडिट देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। वो और ज़्यादा लोगों को लोन देते हैं जिससे इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। लोग इस इंक्रीज मनी सप्लाई से और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज करते हैं जिससे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है और डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल में आती है। अब हम क्वालिटेटिव मेथड्स को भी इस तरह समराइज कर सकते हैं। आरबीआई जब मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज करता है या फिर क्रेडिट कोटास लगाता है या फिर बैंक्स को एडवाइस करता है कि कम लोन दें, तो इन क्वालिटेटिव मेथड से बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम होती है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई की रिडक्शन होती है जिससे इन्फ्लेशन काबू में आती है। इसके उलट जब आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को डिक्रीज करता है या फिर क्रेडिट कोटास को विड्रॉ करता है या फिर बैंक्स को ज़्यादा लोन देने की एडवाइस करता है, तब बैंक्स की मनी क्रिएटिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और इकोनॉमी में मनी सप्लाई की बढ़ोतरी होती है जिससे डिफ्लेशन की सिचुएशन काबू में आती है। तो चलिए दोस्तों, हमने आरबीआई के सभी फंक्शंस को समझ लिया है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और स्पेशली एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसके कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लें ताकि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइनली दोस्तों, हम इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक्स के बीच के डिफरेंसेस को भी समझ लेते हैं। अब पहले पॉइंट में दोनों बैंक्स की डेफिनेशन दी गई है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेटस। अब जहां सेंट्रल बैंक बैंकिंग सिस्टम का टॉप मोस्ट बैंक होता है, सभी कमर्शियल बैंक्स बैंकिंग सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं और सेंट्रल बैंक की सुपरविजन के अंडर काम करते हैं। अगला पॉइंट है ओनरशिप का। अब जहां सेंट्रल बैंक को ओन और गवर्न सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वहीं पे कमर्शियल बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकते हैं जिनके ओनर्स प्राइवेट एंटिटीज होती हैं, और ये बैंक्स पब्लिक सेक्टर में भी हो सकते हैं जिनकी ओनर गवर्नमेंट होती है। अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। अब जहां सेंट्रल बैंक का मेन एम पब्लिक इंटरेस्ट होता है, स्पेशली डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट जो बैंक में अपना हार्ड अर्न्ड मनी को डिपॉजिट करते हैं, वहीं पे कमर्शियल बैंक्स का मेन एम होता है प्रॉफिट कमाना और उसे मैक्सिमाइज करना। अगला पॉइंट है इशू ऑफ करेंसी का। अब जहां सेंट्रल बैंक नोट्स छापने की सोल अथॉरिटी होता है, वहीं पे कमर्शियल बैंक्स नोट को प्रिंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो अपने फंक्शन से इकॉनमी में मनी क्रिएट जरूर करते हैं। अगला पॉइंट है पब्लिक डीलिंग का। अब जहां सेंट्रल बैंक पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करता है, वहीं कमर्शियल बैंक्स पब्लिक से डायरेक्टली डील करते हैं। और फाइनल पॉइंट है नंबर ऑफ बैंक्स का। अब जहां बैंकिंग सिस्टम में सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक हो सकता है, वहीं पे कई सारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, बोथ पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। फॉर एग्जांपल 2020 में इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और 22 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। इसके अलावा इंडिया में कुछ फॉरेन बैंक्स भी हैं जिनके हेडक्वार्टर इंडिया से बाहर सिचुएटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC बैंक, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक इत्यादि। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग को भी वर्ड बाय वर्ड कवर कर लिया है। अगर आपको किसी सेक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां हम एक नजर चैप्टर के एंड में दिए गए सिनोनिम्स के टेबल पे भी डाल देते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में टर्म्स के सिनोनिम्स दिए जाते हैं। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ हमें जो सिनोनिम्स दिए गए हैं, आइए उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ मनी क्रिएशन का सिनोनिम दिया गया है क्रेडिट क्रिएशन। हम इसे डिपॉजिट क्रिएशन भी कह सकते हैं। मनी मल्टीप्लायर के सिनोनिम्स हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर। रिपो रेट का सिनोनिम है रीपरचेज रेट। बैंक रेट का सिनोनिम है डिस्काउंट रेट। हम रिपो रेट को रीपरचेज रेट और बैंक रेट को डिस्काउंट रेट क्यों बोलते हैं, ये हमने इस वीडियो में समझा है। और फाइनली लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स का सिनोनिम है वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एंड में दिए गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 2021 के स्टूडेंट्स के लिए मैं मनी और बैंकिंग चैप्टर से रिलेटेड MCQ का वीडियो भी जल्दी अपलोड करूंगा। फाइनली दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।